केविद हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बाल अपराध के जिम्मेदार कारणों का अध्ययन किया था। वो कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से कोई भी बालक बाल अपराध की ओर अग्रसर होता है। इसी कड़ी में आज हम बाल अपराधियों के सुधार और उपचार के लिए कौन सी पद्धतियां अपनाई जाती हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वयस्क अपराधियों के प्रति जहां एक और सरकार का और कानून का दंडात्मक रवैया होता है या दंडात्मक दृष्टिकोण होता है, वहीं बाल अपराधियों के प्रति सुधारात्मक दृष्टिकोण होता है, यानी बाल अपराधियों को सुधारने पर बल दिया जाता है। बाल अपराधियों के सुधार के लिए कुछ उपाय अपनाए जाते हैं, जिनमें कि 3 उपाय प्रमुख हैं। सुधार घर यानी कि रिफॉर्मेटरी स्कूल, प्रोबेशन यानी कि प्रशिक्षण, और मनोचिकित्सा यानी कि मनोवैज्ञानिक पद्धतियां या मनोवैज्ञानिक चिकित्सा। आज हम इन्हीं सब का अध्ययन करेंगे। प्रोबेशन का अध्ययन हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि जो 30% कोर्स कोरोना की वजह से हटाया गया है, उसमें प्रोबेशन को कोर्स से इस समय हटा दिया गया है, तो हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं सुधार घर यानी कि सुधार गृह, जिसे सुधार स्कूल भी बोलते हैं और रिफॉर्मेटरी स्कूल भी बोलते हैं। तो किसी भी तरह से प्रश्न आए, आपको उत्तर रिफॉर्मेटरी स्कूल के बारे में देना है। रिफॉर्मेटरी स्कूल बाल अपराधियों के सुधार के लिए स्थापित संस्था होती है, जो कि रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897 के तहत भारत के विभिन्न राज्यों में स्थापित की गई थी। इससे संबंधित प्रश्न आता है कि रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था, तो इसका आंसर है 1897 में। रिफॉर्मेटरी स्कूल जो है वो भारत के विभिन्न राज्यों में है, जिनकी मैंने एक पूरी तालिका यानी कि पूरी एक टेबल तैयार की है। उसके बारे में सारी जानकारी इस टेबल के माध्यम से आप देख सकते हैं। रिफॉर्मेटरी स्कूल का नाम, जिसमें कि पहला रिफॉर्मेटरी स्कूल है लखनऊ रिफॉर्मेटरी स्कूल। ये लखनऊ यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहाँ पर ये रिफॉर्मेटरी स्कूल स्थित है। यहाँ पर 9 से 15 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है, और इन बच्चों को न्यूनतम 4 साल और अधिकतम 7 साल तक इस रिफॉर्मेटरी स्कूल में रखा जा सकता है। ये जो रिफॉर्मेटरी स्कूल है लखनऊ का, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बाल अपराधी सुधार के लिए रखे जाते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें की जाती हैं? बच्चों को सामान्य शिक्षा दी जाती है, इसके साथ साथ में उन्हें विभिन्न प्रकार का औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। बैंड बजाने का प्रशिक्षण जो है वो दिया जाता है, और ये जो बैंड है बच्चों का, ये विभिन्न अवसरों पर शहर में ले जाया जाता है। इसके साथ ही बच्चों को जेब खर्च भी दिया जाता है। हिसार रिफॉर्मेटरी स्कूल, जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है, यहाँ पर 15 साल से कम आयु के बच्चों को रखा जाता है, और इनको न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 5 साल तक रिफॉर्मेटरी स्कूल में रखा जा सकता है। इसमें पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के बाल अपराधी सुधार के लिए रखे जाते हैं। कक्षा 8 तक की उनको शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा विभिन्न जो हाथ के काम होते हैं उनका प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे चमड़े का काम, बढ़ई का काम या फिर सिलाई आदि का प्रशिक्षण उनको दिया जाता है, ताकि जब वो यहाँ से निकलकर वापस समाज में जाएं तो अपने रोज़गार का एक उनके पास ज़रिया हो। हज़ारीबाग रिफॉर्मेटरी स्कूल, जो कि हज़ारीबाग झारखंड में स्थित है, और ये बहुत बड़ा रिफॉर्मेटरी स्कूल है। यहाँ पर बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम के बाल अपराधी रखे जाते हैं, यानी कई राज्यों से इस हज़ारीबाग रिफॉर्मेटरी स्कूल का संबंध है।
यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ औद्योगिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। साथ ही साथ जो बच्चे काफ़ी योग्य होते हैं और उनमें टैलेंट होता है और साथ ही साथ उनका आचरण भी अच्छा होता है, ऐसे बच्चों को और दूसरी जगह पर दूसरे शिक्षण संस्थानों में ट्रेनिंग के लिए या शिक्षा के लिए भेजा जाता है। जबलपुर रिफॉर्मेटरी स्कूल, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर मध्य प्रदेश के बाल अपराधी सुधार के लिए लाए जाते हैं। इसमें बच्चों को सामान्य शिक्षा दी जाती है, साथ ही साथ उनको औद्योगिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सर्टिफाइड स्कूल, सर्टिफाइड स्कूल जो है वो चिल्ड्रन एक्ट के अंतर्गत बच्चों को सुधार के लिए रखे जाते हैं, लेकिन इसमें कौन से बच्चे रहते हैं जो कि साधारण प्रकार के अपराध से संबंधित होते हैं, जैसे चोरी करना हो गया, इस तरह के जो छोटे मोटे अपराध होते हैं उनसे संबंधित जो बाल अपराधी होते हैं उनको सर्टिफाइड स्कूलों में रखा जाता है। 16 वर्ष तक के बाल अपराधी इन सर्टिफाइड स्कूलों में सुधार के लिए रखे जाते हैं। उन्हें कक्षा 8 तक की शिक्षा दी जाती है। भारत में इस तरह के सर्टिफाइड स्कूल विभिन्न राज्यों में हैं, जिनमें तमिलनाडु, मुंबई, महाराष्ट्र, कोलकाता, आंध्र प्रदेश, केरल आदि राज्य हैं जहाँ पर कि इस तरह के सर्टिफाइड स्कूल खुल चुके हैं। बोस्टल स्कूल, बाल अपराधियों को सुधारने के लिए सर रगल्स ब्राइस ने 1902 में इंग्लैंड के बोस्टल नामक स्थान पर एक स्कूल खोला था। तो बोस्टल नामक स्थान पर खुलने के कारण उसी जगह के नाम से इस विद्यालय का नाम यानी इस स्कूल का नाम बोस्टल स्कूल पड़ा और आज भी इन स्कूलों को जो सुधार के लिए होते हैं बोस्टल स्कूल कहा जाता है। यहाँ पर बच्चों को सामान्य शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है और यदि कोई बच्चा जो होता है इन बोस्टल स्कूलों में उसमें कोई सुधार दिखाई नहीं देता या वो बच्चा नहीं सुधरता है तो फिर उसको बाल बंदी गृह भेज दिया जाता है। बाल बंदी गृह क्या होते हैं? बाल बंदी गृह जो होते हैं वो बाल अपराधियों को सुधारने के लिए इनकी स्थापना की गई है, जहाँ पर कि सामान्य रूप से 19 वर्ष तक के बाल अपराधियों को रखा जाता है। यहाँ बच्चों को सामान्य शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है और ये जो प्रशिक्षण होता है ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बच्चे विभिन्न प्रकार का काम करते हैं। जो भी काम करते हैं उससे जो भी आमदनी होती है या जो भी लाभ प्राप्त होता है, जब वो बच्चा उस बाल बंदी गृह से बाहर जाता है तो उसको जो है वो पैसा दिया जाता है। इसके अलावा समय समय पर बच्चों को उनके घर उनके माता पिता से मिलने के लिए भेजा जाता है। बाल अपराधियों के सुधार के साथ साथ उनकी उपचार भी किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो राज्य और कानून है उसके हिसाब से बच्चों को दंड देना उद्देश्य नहीं है, बल्कि बच्चों को सुधारना मुख्य उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य की वजह से जो बच्चे होते हैं उनके प्रति बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया जाता है और इसलिए उनको सुधारने के लिए केवल सुधारात्मक उपचार ही नहीं, सुधारात्मक तरीके ही नहीं, बल्कि मनोचिकित्सा की भी आवश्यकता होती है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि अधिकांश बालक जो होते हैं वो मनोवैज्ञानिक कारणों से बाल अपराध की ओर अग्रसर होते हैं। तो सुधार गृहों में उनको सुधारने के साथ साथ उनका उपचार बहुत ज़रूरी होता है और उपचार के लिए विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें मनोचिकित्सा प्रमुख है। मनोचिकित्सा का प्रयोग करने से पहले यानी उपचार करने से पहले ये ज़रूरी है कि बाल अपराध का निदान किया जाए। निदान से क्या मतलब है? निदान से तात्पर्य है कि बाल अपराध के कारणों का पता लगाया जाए। जब तक कारण का पता नहीं लगेगा तब तक आप उसका उपचार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं कारणों को उपचार के माध्यम से दूर किया जाएगा। तो उपचार के लिए विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हम कारणों को
जान सकें। जैसे निरीक्षण विधि हो गई, परीक्षण विधि हो गई, यानी विभिन्न प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया। इसके अलावा जीवन इतिहास विधि, जीवन वृत्त विधि भी बोलते हैं इसको, ठीक है। व्यक्ति के परिवार, उसके जो पास्ट जो भी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना जीवन इतिहास कहलाता है। इसके अलावा साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। इन विधियों के द्वारा बाल अपराध के कारणों का पता लगाया जाता है और फिर उपचार किया जाता है। तो उपचार के लिए मुख्य रूप से 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है: क्रीड़ा चिकित्सा, मनोअभिनय और अंगुली चित्रण। अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। क्रीड़ा चिकित्सा यानी कि प्ले थेरेपी जो होती है, इसमें बच्चों को विभिन्न प्रकार का खेल खेलने के लिए दिया जाता है, क्योंकि ये विधि जो होती है वो बहुत ही सरल विधि है, बहुत ही स्वाभाविक विधि है और उतनी ही ज़्यादा ये कारगर है, यानी कि महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। बाल अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए इस विधि का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बच्चों का खेल के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है। बच्चे जो होते हैं खेल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे एडजस्टमेंट करना, प्रेम, सहयोग, सहकारिता, ये जो सामाजिक गुण होते हैं वो सारे खेल के माध्यम से बच्चे के अंदर डेवलप होते हैं। और ये जो उपचार पद्धति है यानी क्रीड़ा चिकित्सा पद्धति है, ये इस सिद्धांत पर बेस्ड है कि बच्चे के अंदर स्वाभाविक रचनात्मक प्रवृत्ति होती है, क्रिएटिविटी होती है। लेकिन अगर उस रचनात्मक प्रवृत्ति को उभरने का यानी प्रकट होने का मौका नहीं मिलता है, तो ये जो रचनात्मक प्रवृत्ति होती है ये विध्वंसात्मक यानी विनाशात्मक प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाती है। और निश्चित रूप से जब ये विनाशात्मक प्रवृत्ति में परिवर्तित होती है तो बच्चा बाल अपराध की ओर अग्रसर होता है। तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है कि बच्चे को विभिन्न प्रकार के खिलौने दिए जाते हैं खेलने के लिए। और ये खिलौने कैसे होते हैं? ये खिलौने ऐसे होते हैं जिससे कि बच्चे की जो रचनात्मक प्रवृत्ति है उसका प्रस्तुतिकरण हो सके, उसको वो प्रकट कर सके। इसमें विभिन्न प्रकार के खिलौने जिसमें कि बच्चे की रचनात्मक प्रवृत्ति प्रस्तुत हो, जैसे ब्लॉक बिल्डिंग यानी ब्लॉक डिज़ाइन, ब्लॉक्स होते हैं उनको जोड़कर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाना होता है। इसके अलावा रेत के किले बनाना और मिट्टी के खिलौने आदि बनाना, इस तरह के जो खेल होते हैं वो खेलने के लिए दिए जाते हैं। और खेल के माध्यम से बच्चा जो होता है उसमें एक संतुष्टि की भावना आती है, उसका जो भावना ग्रंथियाँ होती हैं और तनाव होता है, संवेगात्मक चिंता जो होती है वो सारी की सारी उसका रेचन हो जाता है, यानी कि वो व्यक्ति के बालक के मस्तिष्क से निकल जाती है। तो बच्चा जो होता है वो सामान्य बच्चा बन जाता है। दूसरा है मनोअभिनय, साइको ड्रामा। ये विधि का प्रयोग सबसे पहले 1964 में मुरैना के द्वारा अमेरिका में किया गया था। इस विधि में क्या होता है, बच्चे को नाटक करने के लिए कहा जाता है। अब नाटक में डिफरेंट टाइप के रोल्स होते हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, कोई लिखे हुए डायलॉग्स नहीं होते हैं, केवल बच्चे को बताया जाता है कि ये रोल्स हैं जिसमें से बच्चा अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी रोल चुनता है। ठीक है, कोई भी किरदार, कोई भी रोल या भूमिका जो है पात्र की वो चुनता है और उसके बाद उसको उसका अभिनय करना होता है। और अभिनय जो होता है वो बच्चा अपने हिसाब से करता है और अभिनय के द्वारा वो अपने क्रोध, घृणा, संघर्ष जो होते हैं वो इच्छाओं आदि को जो है वो क्या करता है, शो करता है, व्यक्त करता है उनको, भावों को। और इसमें एक ऐसी काल्पनिक सिचुएशन बनाई जाती है कि एक किला है जिसे हमें फतेह करना है, ठीक है, या कोई राक्षस है जिसे हमें मारना है। तो बच्चा जो होता है वो इसके माध्यम से क्या करता है, अपने जो संघर्ष होते हैं, अपनी जो कुंठाएं होती हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, जो दमित विध्वंसात्मक प्रवृत्ति होती है, विनाशकारी प्रवृत्ति होती है, उसका रेचन यहाँ पर करता है। यानी कि उस विध्वंसात्मक या विनाशकारी जो
जो प्रवृत्ति होती है उसको निकलने का मौका मिलता है, अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है। और जब बालक अपनी इन सारी जो नेगेटिव बालक के अंदर प्रवृत्तियां होती हैं उनको बाहर निकालता है, अभिव्यक्त करता है, तो उसकी भावना ग्रंथियां जो होती हैं वो सारी सुलझ जाती हैं और उसकी वजह से बच्चा बिल्कुल सामान्य हो जाता है। उसका जो टेंशन होती है, उसकी जो तनाव होता है, वो सारा अभिनय के माध्यम से वो बाहर निकाल देता है। तो ये था मनोअभिनय। इसके साथ साथ अंगुली चित्रण। अंगुली चित्रण जो होता है, इस विधि में बालक को सफ़ेद कागज़ दिया जाता है और बहुत सारे रंग दिए जाते हैं। अब बच्चे को करना क्या होता है, अपने हाथों की सहायता से, यानी उसको कोई ब्रश नहीं दिया जाता है, बिना ब्रश के अपनी उंगलियों की मदद से वो कलर्स से क्या करता है, ड्राइंग बनाता है। और जैसे मर्ज़ी आए, जो मर्ज़ी आए, वो ड्राइंग बनाता है। बच्चे को इस तरह से हाथ से कलर करने में, चित्र बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है? क्योंकि यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। बच्चे के कपड़े में भी रंग लग रहा है, बच्चे के हाथ पैरों में रंग लग रहा है, तो भी कोई उसे रोक टोक नहीं है। तो उसको इसमें बहुत ही एक मज़ा आता है, आनंद का वो अनुभव करता है। तो जब बच्चा इस तरह से कलर करता है तो उसके जो है तनाव जो होता है, उसको जो टेंशन्स होती हैं वो सारी दूर हो जाती हैं। और कई जो बहुत ही कुशल मनोचिकित्सक होते हैं वो बच्चे की जो ड्राइंग बनाई हुई होती है, इस ड्राइंग में उसने किस रंग का प्रयोग किया है या कौन सी आकृतियाँ या कौन सा रूप बनाया है, उसके आधार पर बच्चे के जो आंतरिक भाव होते हैं, जो संघर्ष होते हैं, जो तनाव होते हैं या संवेग का जो अनुभव कर रहा है, उन सब का पता लगा लेते हैं। और उसके बाद उसको पता लगाने से वो बच्चे की मनःस्थिति, जो उसकी मानसिक स्थिति है, उसका अंदाज़ लगाते हैं और फिर उसके ट्रीटमेंट में ये जो जानकारी होती है इसकी सहायता लेते हैं। तो ये 3 जो है विधियों का प्रयोग किया जाता है। आज के इस वीडियो में हमने बाल अपराधियों के सुधार के लिए जो संस्थाएं बनी हैं उनकी जानकारी प्राप्त की और साथ ही साथ बाल अपराधियों को उपचार के लिए, उनके उपचार के लिए कौन कौन सी विधियां प्रयोग की जाती हैं मनोचिकित्सा की, उनके बारे में अध्ययन किया। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।